तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। और बायोलॉजी में क्या चल रहा था, हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर चल रहा था। और लाइफ प्रोसेस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें खाना खाना है ना। खाना खाने के लिए आप ये आलू को क्या शरीर के अंदर डायरेक्ट डाल सकते हो क्या? नहीं ना। अगर मैं इसे घुसाऊं ऐसे 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 ऐसे, नहीं जाएगा अंदर। क्यों नहीं जाएगा? एनर्जी तो इसी के अंदर कैद है ना, ऊर्जा तो इसी से प्राप्त होने वाली है, फूड से ही प्राप्त होती है ना ऊर्जा। तो फिर अगर ये शरीर के अंदर नहीं जाएगा तो ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? तो इसको शरीर के अंदर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत होगी और डाइजेशन प्रक्रिया की जरूरत होगी, जिसको करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक काम को करते हैं। एक ही काम को, कौन सा? डाइजेशन के काम को, उसको तोड़ना, ऑब्जर्व करना। तो इसके ही बारे में समझने वाले। अब मैं फूड की बात कर रहा था, इस आलू की बात कर रहा था, है ना। तो देखो फूड जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फूड से क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। फूड हम थाली में रखकर डाइट की तरह लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। लेकिन फूड में होता क्या क्या है, डाइजेशन से हम प्राप्त क्या क्या करेंगे? फूड ही तो डाइजेस्ट करना है ना। फूड में ऐसा क्या है? फूड में है न्यूट्रिएंट्स। क्या है? न्यूट्रिएंट्स है फूड में। जैसे इस आलू में क्या है? स्टार्च। इन आलू में क्या होता है? स्टार्च। रोटी में क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो समझ गए? तो ये हो गया स्टार्च। उसी तरह क्या है, मैं किसकी बात कर लूँ? फैट की। देखो ये क्या है? ऑयल। ऑयल में क्या होता है? फैट, है ना। या ये बटर। बटर देख रहे हो, इसमें भी क्या होता है? फैट। तो ये क्या है? लिपिड आपको प्राप्त हो गया, फैट। आप इनसे फैट प्राप्त करते हो। और ये क्या है? ये है प्रोटीन, मतलब पल्सेस। पल्स मतलब दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। मीट में क्या होता है? प्रोटीन होता है। चलो पहले मैं इसको रख के आता हूँ, क्योंकि मैंने इसको किचन से चुरा कर लाया है। तो रख के आता हूँ, नहीं तो मम्मी मेरी वाट लगा दी। उसके बाद फिर से कंटिन्यू इसको करेंगे। हाँ, तो मैं आ गया वापस। सामान को वैसे ही रख दिया जैसे मैं लाया था। अब बात हो रही थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इससे फूड की बात तो होगी। फूड की बात क्यों होगी? क्योंकि खाना ही तो कोई पचाएगा ना। ये खाने ही को डाइजेस्ट करेगा, खाने ही को ब्रेक डाउन करेगा। तो खाने की बात कर लेते पहले। अब मैं खाने पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपके जो सर है ना, थोड़े फूडी हैं। कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। और मैं क्या करता हूँ? मैं दोनों करता हूँ। कभी कभी खाने के लिए जीता हूँ, कभी कभी जीने के लिए भी खाता हूँ। ठीक है। तो अब बात फूड की हो रही है, तो कि ह्यूमन के मतलब हमारी आपकी ऑन एवरेज बात कर लेते हैं पूरे वर्ल्ड को लगा करके। पूरे वर्ल्ड में लगभग हर जगह ह्यूमन पहुंच चुका है। तो क्या है बात कि ऑन एवरेज बात करें, एक ह्यूमन पर डे में लगभग क्या करता है? 1 kg से 2.7 kg तक फूड को कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, पचा जाता है ना। और मिनिमम कितना? तो मिनिमम 1 kg, है ना। तो ऑन एवरेज पूरे ईयर में कितना हो गया? 365 डे है, तो लगभग मिनिमम कम से कम एवरेज में अगर ले तो कितना हो जाएगा? 365 kg भोजन हम साल भर में खा जाते हैं कम से कम, अगर मेल न्यूट्रिशन स्वीकार नहीं है तो। ठीक है ना। और पूरे जिंदगी, अगर एक जिंदगी अगर एवरेज मान ले 78 to 79, काफ़ी है जिंदगी जीने के लिए। ये 100 साल कौन जीता है अब, है ना। तो 78 to 79 ईयर अगर हम ऑन एवरेज मान ले तो कितना हम खा लेते हैं? 28,800 kg, 28,800 kg एक आदमी पूरे लाइफ टाइम में खा जाता है। इतना वजन है क्या हमारा आपका? 28,800, 28,800? नो। तो क्या होता है उस भोजन का? बाकी सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकाल देते हैं, यूज भी तो कर लेते हैं एनर्जी के फॉर्म में। तो क्या है ये जो इतना भोजन हम खा रहे हैं और इतने भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो इसके लिए पूरा एक सिस्टम है। वही सिस्टम क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। क्योंकि इतना सारा भोजन से क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। लगभग कितने ऑर्गन? 10 ऑर्गन, 20 स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशल सेल, जो मिलकर क्या करते हैं? एक ही काम को करते हैं, सीरीज मैनर में, एकदम कोऑर्डिनेटेड मैनर में। और क्या करते हैं? भोजन से ऐसा उसको बना देते हैं कि वो क्या हो सके? बॉडी में ऑब्जर्व हो जाए और बॉडी उसका यूज कर सके। तो चलिए इसके बारे में तो जानना होगा ना, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन कैसा है और इसके बारे में जानते हैं। तो इसको देखते हैं ये कैसा होता है। तो चलो देखते हैं। तो देखोगे ना, तो चलिए देखते हैं। तो क्या मैं चीर कर दिखाऊंगा अपना? बिल्कुल नहीं। बड़े स्वार्थी हो यार, इतना नहीं करूंगा मैं, समझे कि नहीं? हैं? क्या लगा आपको कि मैं चीर कर दिखाऊंगा? कितने स्वार्थी इंसान हो यार आप। जिंदा रहोगा तो सिखा ही दूंगा। इसकी बात कर रहा था, यहाँ दिखाने वाला था। देखो अच्छे से, मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया है, कलरफुल मार्कर है नहीं लॉकडाउन की वजह से, तो इसी से समझ लो। थोड़ा घचपच है, चलेगा। तो यहाँ पे क्या है,
ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ से शुरू होकर एनस तक खत्म होता है ना। तो सबसे पहले मैंने माउथ बना दिया, बकल कैविटी के बारे में समझाऊंगा आपको, उसके बाद ऑसोफेगस है, थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ सबके बारे में। डायग्राम कहाँ क्या है, ये स्टोमच है, जे शेप है, बगल में स्टोमच के क्या है, लीवर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, बहुत सारे काम करता है। और ये क्या है, लीवर से एक निकला है बाइल डक्ट जिसके बीच में है गैल ब्लैडर, और यहाँ स्टोमच के नीचे और लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर क्या बना हुआ है, पैंक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ये जो गैल ब्लैडर का पाइप है वहीं पे दिखेगा। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो दोबारा से सुन लेना, ठीक है ना। तो ये उससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे और वो लार्ज इंटेस्टाइन पूरा घूमता है जाल जैसा, ठीक है। और फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जाता है कहाँ, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या कर रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हो ना, भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और रेक्टम से एनस तक पहुंच जाता है। बात समझ गए मेरी। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, और ये कैसे फूड ट्रेवल करेगा, माउथ से एनस तक पहुंचेगा, दुनिया बदल जाएगी इसके, घुसेगा कुछ और, निकलेगा कुछ और, जाएगा कुछ और, आएगा कुछ और। बात तो समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 4 ब्रॉडली कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसकी लंबाई 9 मीटर होती है, मतलब जिस पास से भोजन गुजरता है ना। वो क्या क्या है, वो है जैसे माउथ, ऑसोफेगस, स्टोमच, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। एसोसिएटेड ऑर्गन्स मतलब साइड वाले ऑर्गन जो साइड रोल कराते हैं, मतलब बैकग्राउंड में काम करते हैं, जैसे लीवर, पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, गैल ब्लैडर, ये लोग डायरेक्टली इससे भोजन हो के तो नहीं गुजरता है, इसके पास से तो नहीं गुजरता है, पर ये साइड से क्या करते हैं, भोजन को पचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे हमारे माता पिता है ना, वो हमारे लिए तो डायरेक्टली हम पढ़ते तो हम ही हैं, करना तो हमें ही है, लेकिन टीचर और क्या करते हैं, माता पिता में हेल्प करते हैं। बनोगे तो आप ही, लेकिन साइड रोल उनके बिना, उनके मतलब अगर वो ना रहें, आपकी लाइफ में उनका रोल ना हो, तो चीज़ें बहुत ही टफ हो जाती है ना। उसी तरह लीवर ये सब होता है। तो उसके बाद देखो अब थर्ड क्या है, थर्ड भी जानना है ना। थर्ड क्या है, इंजाइम, हार्मोन्स, नर्व, ब्लड, ये भी कंपोनेंट्स हैं। इंजाइम्स, बहुत सारे इंजाइम्स रिलीज होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। हार्मोनल से क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या कर पाती, कोऑर्डिनेट कर पाती हैं, ठीक है। भोजन आते ही आप देखते हो, मुंह में खाना रखते हो, तो स्टमक को पता चल जाता है कि खाना आ गया है, पचाना शुरू करना है। नर्व इंपल्सेज को भी कोऑर्डिनेट कराने में ही हेल्प करती हैं। और ब्लड चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, ठीक है, रेगुलेशन करने में। जब खाना पच रहा होता है तो स्टमक के आसपास ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करने क्योंकि फ्लो वहाँ फास्ट होता है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो खाना ठीक से नहीं पचेगा। और लास्ट में मेसेंटेरी क्या होता है, वो कुछ चीज़ें होती है, वो मसल्स का पूरा पैक होता है जो इसको अपनी जगह पे, मतलब सारे ऑर्गन को अपनी जगह पे बनाए रखता है ना। जैसे पंखे को आप कस देते हो, टेबल को आप रख देते हो, तो चीज़ों को आप जो दीवार में टांग देते हो तो अपनी जगह होना चाहिए ना। तो वो ऑर्गन्स, वो मसल्स जो इनको अपनी जगह पे रखते हैं सारे ऑर्गन को, वो हो जाएगा। तो ये 4 कॉम्पोनेंट्स, इन चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। कहाँ गया मिटाने वाला, हाँ कहाँ चला गया, मिल गया। तो अब समझते हैं हमारा पहला, सबसे पहले आने वाला ऑर्गन कौन सा, माउथ। कौन सा ऑर्गन है, माउथ, मुंह हमारा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये मैंने एक माउथ का एक थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ठीक ठाक बन गया है। कलरफुल मार्कर रहता तो और अच्छा बन पाता। तो आप देख सकते हो माउथ तो एक अपने आप में ऑर्गन है ही, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन, मतलब ये कंपोनेंट है पूरा एक तरह से, समझे ना। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या कहें, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सबका अपना अपना वर्क है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, लिप्स की। तो लिप्स, अपर लिप्स, लोअर लिप्स। वैसे तो ये मुस्कुराने के काम आता है, लेकिन इसके और भी काम है। आप लिप्स की वजह से आप अपने माउथ को लीक प्रूफ बनाते हो, है ना। लीकेज नहीं होती है माउथ से, माउथ में चीज़ें बनी। लिक्विडी फूड जब आप खाते हो तो आप क्या करते हो, लिप्स उसको बहने से क्या करता है, रोकता है। तो बस इसका इतना सा यहाँ पे काम है आपके डाइजेशन में, बस और कुछ नहीं। टीथ इंपॉर्टेंट है। आप देख लो बहुत सारे टीथ हैं, और टीथ यहाँ पे क्या है, टंग भी है। तो टीथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, टीथ क्या होता है और टंग क्या करता है, 2 चीज़ों के बारे में हमें जानना है।
तो सबसे पहले तीत की बात करते हैं। आप जानते हैं हमारे पास कितने तीत होते हैं? वैसे तो इंसानों के पास जब छोटा होता है तीत की संख्या बदलती रहती है। छोटे बच्चों में तीत की संख्या कम होती है और बड़े बच्चों में, मतलब बड़े लोगों में, एडल्ट में क्या होती है? ज़्यादा होती है। टोटल कितने होते हैं एडल्ट में? तीत होते हैं 32 तीत। और ये तीत सभी एक ही प्रकार के नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट में फ्रंटल तीत क्या हो गया? इंसीजर, कटिंग के काम आता है। ये क्या है? केनाइन, ये क्या है? टीयरिंग काम आता है, नोचने के। मांस जो आप नोच लेते हो ना, सेब जो काटते हो इंसीजर से, और मांस जो नोचते हो कैनाइन से। इसी के कारण हम क्या है? ओमनीवोरस है। यह हमें प्रकृति को बताता है कि मांस नोचने के लिए भगवान ने हमें क्या दिया? ऊपर वाले ने क्या दिया हमें? नेचर ने क्या दिया हमें? कैनाइन तीत दिया है। और यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे है प्रीमोलर मोलर। ये क्या करता है? च्यूइंग का काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है, चबा देता है, मसल पीस देता है। तो आप खाने को चबाते हो किससे हो? मोलर तीत से भाई। मोलर तीत से हम इसको चबाते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है? आप देखो यहाँ पे इंसीजर, आगे फ्रंट देखोगे तो इसकी संख्या इंसीजर की कितनी हो जाएगी? 4। ऊपर में 4, नीचे में 4, टोटल कितने हो गए? 8, है ना। फिर क्या होगा? केनाइन 1 2 3 4, चारों तरफ एक एक होता है, तो टोटल 4, ये 8 और मोलर 12, है ना। तो इसका क्या है ना, इसको गिनेंगे कैसे? मतलब ओनली घुसा क्योंकि थूक लग जाएगा, सलाइवा पूरे हाथ में बदबू देगा ना। तो एक काम करते हैं, इसको गिनने का तरीका क्या है? ये एक तरह से फोटो कॉपी है, जो ऊपर होता है वही नीचे होता है, ठीक है। जो दाएं होता है वही बाएं होता है। तो इसके लिए एक डेंटल फॉर्मूला बना है। क्या है? अपर साइड का एक तरफ का हिस्सा, मतलब अपर ऊपर वाले जॉ का एक तरफ का हिस्सा, ठीक है ना, यहाँ से इधर का। तो क्या है? कितने हैं? देख के होता एक, इधर अपने भी देख सकते हो। नहीं, मेरी देखने की जरूरत नहीं है। तो डेंटल फॉर्मूला से पता कर सकते हो। तो इंसीजर एक तरफ क्या होता है? 2, फिर केनाइन क्या होता है? 1, फिर प्री मोलर क्या होता है? 2, फिर मोलर क्या होता है? 3। तो जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा, और जैसा ऊपर पूरा सेट होगा वैसा ही नीचे भी पूरा सेट होगा। तो मतलब इसी का 4 गुना मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो आप समझ गए डेंटल फॉर्मूला में क्या है? ये अपर वन साइड का है, अपर वन साइड, और ये क्या है? लोअर वन साइड का है। दोनों सेम ही है। तो आप ऊपर जो छापोगे नीचे भी वही छाप लेना, कॉपी पेस्ट, है ना। तो दांत का काम क्या होता है? तो आप फंक्शन तो समझ गए, च्यूइंग वगैरह होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फूड को ग्राइंड करना है। क्या करना है? फिजिकल डाइजेशन। तो आप क्या कर सकते हो? ये फिजिकल डाइजेशन करना है, फिजिकल डाइजेशन करता है। अब आप सेब, संतरा, चावल, दाल खाते हो तो आप निगल नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ देखो, कुछ जानवर निगल लेते, सांप निगल लेता है। सांप के पास दांत तो होती है लेकिन चबाने के लिए नहीं होता है। कौवे के पास दांत होता है क्या? क्रो के पास, चिड़िया के पास आपने दांत देखा है? ऐसे चोंच में दांत, उसके बिक्स में वो मुस्कुराते हुए देखा है? दांत ऐसे है करके नहीं। तो कौवे के पास दांत होता ही नहीं है भाई, उसीलिए वो नोच के खाता है, वो सीधे भोजन को निगल लेता है। पर हमारे पास तो है ना दांत, तो हम क्या करेंगे? भोजन को चबाएंगे, उसको ग्राइंड करेंगे, फिजिकल डाइजेशन करेंगे, जिससे डाइजेशन आसान। जितना आप भोजन को पहले ही तोड़ लोगे, पचने की प्रक्रिया उतनी क्या होगी? अच्छे से होगी, उतना अच्छे से भोजन पचेगा। उसीलिए कहा जाता है कि भोजन को क्या करो? चबा चबा कर खाओ। तो आप क्या करोगे? भोजन को अच्छे से चबा के खाओगे आज के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? फिजिकल डाइजेशन कर रहा है, मतलब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे रहा है, जिससे पाचन प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अब देखो, अब किसके बारे में पढ़ लेते हैं? टंग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। टंग में सलाइवरी ग्लैंड भी थोड़ा थोड़ा आएगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, फिर सलाइवरी ग्लैंड को भी देखेंगे। टंग क्या करता है ना, जो भोजन, पहले टंग के बारे में कुछ बातें जान लो। टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन है? टंग है। और उसके बाद टंग इज द ओनली मसल विच हैज अ फ्री एंड। मसल्स के क्या होते हैं? दोनों एंड ज्वाइंट होते हैं, है ना, दोनों तरफ दोनों एंड ज्वाइंट होते हैं। बट टंग का है ना, एक एंड फ्री है। कोई एंड है यहाँ पे, कोई किसी मसल से या बोन से अटैच्ड है? नहीं, किसी बोन से अटैच्ड वो नहीं है, फ्री है। तो ये सिंगल, ये इसकी खास बात है ना। उसके बाद करता क्या है? ये बहुत सारी चीज़ें करता है। ये टेस्ट करने का काम आता है। टंग से हम टेस्ट करते हैं, भोजन का स्वाद लेते हैं, है ना। तो भोजन का स्वाद तो लेते ही है। उसके बाद क्या होता है? ये और क्या करता है? ये लैडल की तरह वर्क करता है, मिक्स करता है। लैडल समझ रहे हो ना? कलछी जो सब्जी चलाने के काम आती है कढ़ाई में, वो क्या करता है? कढ़ाई में आप थोड़ी देर सब्जी को उबलने के लिए जो रखते हो,
पकने के लिए रखते हो तो क्या करते हो, थोड़ी थोड़ी देर पे लैडल चलाते हो ना, इससे वो सब्जी अलट पलट हो जाती है, जिससे वो एक तरफ जलती नहीं है और एक तरफ कच्चे नहीं रहती। अगर नहीं चलाओगे तो क्या होगा, नीचे का भोजन अधिक पक जाएगा, जल जाएगा और ऊपर वाला कच्चा रह जाएगा। तो उसी तरह मान लो आप अभी जो खाना खाओगे ना, अभी वीडियो देखने के बाद, तो आप क्या करना, बिना टंग के, बिना जीभ के क्या करना, आप खाने को चबाने की कोशिश करना है। कैसे होगा, एक ही चीज़ को आप चबाते रहोगे, समझे कि नहीं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ऐसा टंग नहीं होने देता है। क्या करता है वो, बड़ी चालाकी से, बड़ी कोऑर्डिनेटेड ढंग से क्या करता है, दांत के नीचे से क्या निकाल लेता है, भोजन को निकाल लेता है और नए भोजन को वहाँ रख देता है। इसीलिए बात करते करते खाओगे ना तो जीभ दांतों के नीचे आएगा ही। इसीलिए कहा जाता है चुपचाप भोजन पे ध्यान दे के खाना खाना चाहिए, जिससे अच्छे से खाने को निकाला जा सके। और भाई साहब, दांत के नीचे जब जीभ आता है ना, जो दर्द होती है, जो तकलीफ होती है, मेरी भी आई हुई है, इसलिए मुझे पता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, टंग का काम लैडल की तरह वर्क करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है, भोजन को पुश करता है, किधर की तरफ, ऑसोफेगस की तरफ। बात समझ रहे हो ना। तो टंग का काम समझ गए आप, टीथ का काम समझ गए, लिप्स का भी काम मैंने वैसे बता दिया। अब देखो ये एक टीथ में एक चीज छूट गया, टीथ हेट्रोडंट होता है, मैंने बता दिया शायद। हेट्रोडंट क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के टीथ होते हैं, नहीं बताया तो दोबारा जान लो। अलग अलग तरह के टीथ होते, 4 तरह के, इसलिए हेट्रोडंट कहते हैं। और हमारे पास 2 बार दांत आते हैं ना, मतलब एक मिल्क टीथ और एक क्या, परमानेंट टीथ। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डाइफोडोंट। मतलब क्या, डाइफोडोंट का मतलब क्या हो गया, 2 बार जिंदगी में दांत आते हैं, किसी किसी में बहुत बार, जैसे सार्क में एक के नीचे एक होता है। अच्छा, दांत उगते नहीं है, ये बात जान लो। ऐसा नहीं है कि दांत क्या है, तकिए के नीचे रख दिया, मिट्टी में दबा दिया, वो सेंटा क्लॉज आएंगे लेके जाएंगे और दांत देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई साहब। क्या होता है, तो ये जो सेट है ना स्कल हमारा, उसके नीचे दांत पहले से होता है, वो क्या होता है, पुश होता है, सेट होता है, वो पुशअप होता है ऊपर, और वो निकल कर गम को चीरता हुआ कहाँ आता है, बाहर धीरे धीरे आ जाता है। उसी थोड़ा तकलीफ भी होती है नए दांत आने पे। आप समझ रहे हो ना बातों को। तो चलिए, दांत के बारे में और जीभ के बारे में बहुत बातें हो गई। अब बात किसके बारे में होगी, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। दांत क्या है आप बताओ, डाइफोडोंट है। क्यों है डाइफोडोंट, अभी मैंने बताया है, आपको पता चला डाइफोडोंट क्यों है, क्योंकि उसके पास, मतलब ह्यूमन के पास 2 सेट ऑफ टीथ होता है, एक मिल्क टीथ का सेट और एक परमानेंट टीथ का सेट, है ना। अब किसके बारे में जानेंगे हम लोग, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले से डायग्राम बनाकर भी रखा है, पहले से बोर्ड पे थोड़ा सा, सलाइवरी ग्लैंड्स क्यों लिखा, ग्लैंड्स इसीलिए लिखा, कितने पेयर होते हैं इसके, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी इनसाइड द बकल कैविटी। हमारे बकल कैविटी में ही ये होता है। कहाँ कहाँ आप देख सकते हो पोजीशन, मैंने एक फेस बनाया, थोड़ा सा पता चल रहा है आपको, अब पता चल रहा है क्या, अब पता चल रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो पता चल रहा होगा, इतना भी खराब नहीं है। तो एक को क्या कहता है, पेट्रॉइड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और सब लिंगुअल ग्लैंड। तो 3 पेयर्स होते हैं। मैंने एक साइड, इस साइड का दिखाया है, इस साइड भी होगा ना, इस साइड है तो इस साइड भी होगा, दोनों साइड होगा। चलिए, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स में होते हैं, 3 जगह पाए जाते हैं, आपको बता दिया मैंने, दोनों तरफ पाए जाते हैं। कंपोजिशन क्या होता है इसका, मेनली वाटर ही होता है। कितना वाटर, 99.5% वाटर, ज्यादातर पानी ही है। लेकिन पानी के अलावा और क्या है, और भी कुछ है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स बिकता है ना पाउडर, आयंस होते हैं उसमें, ठीक है। और क्या है, एंजाइम्स वगैरह भी है, लाइसोसाइम्स भी है। तो म्यूकस भी होता है, म्यूकस, लाइसोजाइम, म्यूकस होता है, लाइसोजाइम होता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल इनका नेचर होता है, एंटीबैक्टीरियल मतलब इसमें कुछ एंटीबॉडीज भी पाया जाता है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब देखो
ये रिलीज क्या करता है, इसमें और भी कुछ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खास चीज डाइजेस्टिव एंजाइम अल्फा एमिलेज, अल्फा एमिलेज, ठीक है। और पैटिलीन भी पाया जाता है, वो भी मैं लिख ही देता हूँ, पैटिलीन। तो पैटिलीन के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, कि अल्फा एमिलेज आप याद रखना है, इसको आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। मैं कंपोजिशन मिटा देता हूँ। एमिलेज की बात करते हैं। एमिलेज क्या करता है ना, एमिलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एमिलेज करता क्या है, फंक्शन एमिलेज का फंक्शन क्या है, देखो भोजन में आप कार्बोहाइड्रेट को प्लांट से किस फॉर्म में लेते हो, स्टार्च के फॉर्म में, है ना, या ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो स्टार्च के फॉर्म में अगर आप इसको खा रहे हो तो स्टार्च को क्या करेगा, अल्फा एमिलेज डाइजेस्ट कर जाएगा। कितना डाइजेस्ट, 20 to 30% ओनली डाइजेस्ट करेगा, और काहे में चेंज कर देगा, मेल्टोज में। मेल्टोज एक शुगर है, ये कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़ा उससे सिंपल है, पर ये फुल्ली डाइजेस्ट अभी नहीं हुआ, इसको और डाइजेशन होना है, जो कि आगे फर्दर होगा, अभी इतना ही हुआ, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब इसमें क्या होता है, इसका पीएच ये हल्का सा अल्कलाइन भी होता है, 7.4 7.4 होने की वजह से, अल्कलाइन होने की वजह से जो भोजन जाता है उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको लाइसोजाइम, और ये पीएच मतलब अल्कलाइन नेचर मिलकर उसको किल करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है। जितना मरे मरे, हमें क्या, आगे भी सारी व्यवस्था है, चिंता नहीं करने का। तो आगे जाएगा भोजन तो मरेगा ही। अभी क्या है, अभी तो इतना आ गया कि भाई स्टार्च कन्वर्ट हो गया मेल्टोज में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। पीएच कितना, तो पीएच है क्या, 7.4, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, अल्कलाइन नेचर का हो गया। तो कितना सलाइवा हम पूरे दिन में निकालते हैं। देखो भाई, एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, खैनी गुटखा खाने वाले की बात मैं कर नहीं रहा। एक नॉर्मली बात करूँ तो क्या होता है, 1.5 लीटर सलाइवा हम डेली निकाल लेते हैं अपने माउथ से, और निकलना पड़ता है उसको। क्या करता है वो, हमें डाइजेशन को अच्छा बनाए रखता है, क्योंकि क्या है वो, अभी मैंने बताया उसका पीएच 7.4 अल्कलाइन है, तो वो एसिड जो स्टमक से रिलीज होता है ना, उसको क्या करता है, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है। तो खैनी गुटखा खाने वाले के साथ क्या होता है, वो तो सलाइवा पूरा फेंक देते हैं ना, है ना, स्पिट आउट करते हैं, तो उनमें वो चीज़ें पाचन उनका गड़बड़ हो सकता है। तो आप तो नहीं खाते हो ना भाई, हाँ, मैं तो कभी नहीं, मेरे तो शक कर रहे हो, बाप रे, मैं नहीं खाता हूँ, छुआ नहीं आज तक, छुआ हूँ ना, छुआ तो हुआ हूँ, खाया नहीं, ठीक है। तो कितने लीटर, 1.5 लीटर पर डे। फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा, बहुत सारे फंक्शन। लुब्रिकेशन, आप क्या करो ना, एक रक्स बिस्कुट का डिब्बा लिया, जो चाय के साथ खाते हैं ना, मोटा ब्रेड जैसा, ब्रेड क्रम जैसा हार्ड वाला, उसको ले आओ और सूखे खाने की कोशिश करो। पूरा पैकेट एक साथ आपको खाना है, एक एक करके जल्दी जल्दी, बिना पानी की हेल्प के। खाओगे तो मुंह सूख जाएगा, क्योंकि वो सलाइवा को क्या करता है, बहुत तेज से सोख लेता है। निगलने की कोशिश करोगे, निगल तो लोगे उसको पहले वाले को, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे 4 बिस्किट होते हैं ना लगभग, मुझे लगता है 4 होते हैं, 5 रुपये वाले में 4 होते हैं, 5 वाले में, ज़्यादा बड़े वाले में तो फिर ज़्यादा होंगे। आप 5 वाले भी मतलब 4 बिस्किट भी खाने की कोशिश करोगे, ठीक से वो भी नहीं खा पाओगे, निगल नहीं पाओगे, क्यों, सलाइवा खत्म हो जाएगा। फिर बनने के लिए क्या चाहिए, उसको टाइम चाहिए। तो भोजन को लुब्रिकेट बनाता है, लुब्रिकेशन देता है। तो पहला फंक्शन क्या हुआ, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। और इसी लुब्रिकेशन ऑफ फूड को छिछला बनाने से क्या होता है, दूसरे फंक्शन का निर्माण होता है, जो क्या है, सोलोइंग में हेल्प करता है, मतलब भोजन को घोटने में हेल्प करता है। भोजन चिपचिपा गीला नहीं होगा तो आप सूखी रोटी आप नहीं घोट सकते हो, ठीक है। तो अब ये समझ गए। तीसरा क्या है, डाइजेशन। आपको तो मैंने बताया अल्फा एमिलेज निकलता है, तो डाइजेशन करता है, क्या है का, तो स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करता है। क्या चीज को, फिर से लिख देता हूं, स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट ये कर देता है। उसके बाद क्या करता है, भोजन को अच्छे से मिक्स करता है, और क्या करता है, पीएच को भी मेंटेन रखता है। मेंटेन पीएच, कितना पीएच, 7.4। 7.4
पीएच मेंटेन रहता है। और थोड़ा सा इसका टेस्ट कैसा होता है, हल्का सा मीठा टेस्ट होता है, सुगड़ी होता है ना, समझ गए बात। तो ये किसकी बात है, ये हमारे माउथ के तीनों चीज़ों को मैंने समझ लिया, क्या, टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड। अब माउथ से भोजन कहाँ जाने वाला है, अब माउथ से भोजन जाने वाला है, कहाँ गया मिटाने वाला, हाँ माउथ से भोजन जाने वाला है ऑसोफेगस में। तो ऑसोफेगस के बारे में बात करते हैं कि ऑसोफेगस काम कैसे करता है। तो चलो उसके लिए डायग्राम बनाते हैं, जो मैं बनाता जाऊंगा आपको लिखते भी जाना है। तो अब पढ़ते हैं ऑसोफेगस के बारे में। तो ऑसोफेगस को क्या कहा जाता है, और ऑसोफेगस को कहा जाता है फूड पाइप। क्यों, पाइप जैसा होता है और फूड को पास करता है, तो फूड पाइप हो गया, सिंपल सा है। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, जहाँ पे ऑसोफेगस कहाँ से, माउथ का ये जो पार्ट है, बकल कैविटी खत्म हुआ, माउथ का पार्ट खत्म हुआ और वहाँ से ऑसोफेगस शुरू हो गया, कहाँ तक, स्टोमच तक। तो स्टोमच से लेकर माउथ तक, मतलब माउथ से स्टोमच तक को जोड़ने वाला जो पाइप है, जो डक्ट है, उसे ही क्या कहते हैं, ऑसोफेगस कहते हैं। तो क्या है ये, बस एक मस्कुलर ट्यूब है। ट्यूब मतलब एक पाइप है जिससे होकर भोजन बाईपास होता है, आगे की तरफ जाता है। अब देखो, जब भोजन को चबा लिया जाता है तब भोजन भोजन नहीं रहा है ना। तो भोजन क्या हो गया, भोजन को आपने खाया एक बड़े से पीस में, लेकिन अब उसको चबा लिया गया, उसको सलाइवा मिल गया, वो पूरा एक सलरी टाइप बन गया, एकदम गीला गीला पेस्ट जैसा बन गया। तो वो पेस्ट क्या है, बोलस कहलाएगा। तो अब हम भोजन को बोलस कहेंगे। तो अब भोजन बोलस के फॉर्म में आगे जाएगा, चबाया हुआ जो खाना होता है, देखे हो ना, घिनौना सा, हाँ, तो वही खाने से पहले सुंदर दिखता है, चबा लेने के बाद फिर अजीब दिखता है ना। तो बोलस को क्या कर लिया गया, निगल लिया गया ऑसोफेगस के द्वारा। तो ऑसोफेगस क्या करेगा, उसको स्टोमच में ले जाएगा। मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था 7, 6, 8 क्लास में, तो क्या कि खाना खाते हैं, ग्रेविटेशन नीचे है, इसीलिए खाना नीचे जाता है। मम्मी क्या बोलती थी कि लेटे लेटे मत खाओ, तकिया पे सर रख के मत खाओ, नीचे लटक के मत खाओ। क्यों, खाना सर में चला जाएगा। मैं सोचता सच में यार, ग्रेविटेशन नीचे है तो खाना तो सर में चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, मैं किसी को उल्टा लटका के भी खिलाऊंगा ना तो खाना पेट में ही जाएगा, मतलब स्टोमच में ही जाएगा, सर में खाना नहीं जाएगा। कोई बात ही नहीं है खाना सर में जाने का, है क्या। तो मम्मी क्या करती थी, डराती थी कि मैं बैठ के खाऊं। बैठ के खाना अच्छा होता है, सही बात है, लेकिन ऐसा क्या है कि इस पाइप में ऐसा क्या होता है कि खाना कैसे भी लेट के खाएं, बैठ के खाएं, उलट के खाएं, पलट के खाएं, खाना स्टोमच में ही जाएगा। कुछ तो होता होगा ना। तो एक मूवमेंट होता है, कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, भोजन को धकेला जाता है मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा। तो कैसा ये मूवमेंट होता है, देखो ये ऑसोफेगस की पाइप को मैंने यहाँ बनाया है बोलस। ये बोलस हमारा खाना जो गीला, जो गाढ़ा सा पेस्ट जैसा हमारा जो खाना है वो खा लिया गया है। तो क्या होगा, अपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ गया, और नीचे वाला पार्ट क्या करेगा, मसल्स रिलैक्स करेगा। तो भोजन को नीचे जगह देगा, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे जगह देगा, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। ऊपर दबेगा, नीचे खुलेगा, तो भोजन कहाँ जाएगा, नीचे। ऊपर कभी जा पाएगा नहीं, तो भोजन नीचे की तरफ जाता है। तो देखो अभी जो पार्ट कॉन्ट्रैक्टेड था वो अब रिलैक्स होकर अपने नॉर्मल पार्ट पे आ गया है। जो पार्ट पहले रिलैक्स था वो क्या हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और नीचे वाला पार्ट जो नॉर्मल था वो अब रिलैक्स हो गया है। तो भोजन कहाँ जाता जा रहा है, नीचे। इसी तरह भोजन को दबा दबा के, प्रेस कर करके आगे पहुँचा दिया जाता है, कहाँ तक, स्टोमच तक। ठीक है, यही काम है किसका, ऑसोफेगस का। देखो तो ऑसोफेगस इसके अलावा कुछ खास नहीं करता, म्यूकस वगैरह होता है, ठीक है ना उसमें, और कुछ दवाओं को ऑब्जर्व कर सकता है, अल्कोहलिक चीज़ों को, लेकिन कोई खास इसका फंक्शन डाइजेशन में है नहीं। बस इसका काम है माउथ से भोजन को स्टोमच तक पहुंचा देना। तो अब किसकी बारी आई, अब बारी आई स्टोमच की। तो चलो स्टोमच के बारे में भी पढ़ते हैं। अब बारी किसकी पढ़ने की है, किसको समझने की है, स्टोमच को। स्टोमच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसकी बातें तो हमेशा होती है, पेट खराब हो गया है, पेट ये हो गया है, पेट निकल गया है, इसके बारे में बात करूंगा। पहले थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। देखो स्टोमच ऐसा होता है, जे शेप का होता है, कोई कहता है सी शेप का होता है क्या, ये मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है ना। मस्कुलर मतलब मस्कुलर तो है ही, क्यों, खाने को देखो, खाने को क्या करता है ना, ये होता है ऐसा। अभी मैं मिटा देता हूँ फिर बना दूंगा। तो ये होता है ऐसा हॉलो, और इसमें मस्कुलर मसल्स के जो वाल होते हैं वो थोड़े से ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। जब बोलस आता है, खाना आता है, खाना जैसे ही इसमें गिरता है बोलस का, अब ये लगता है उससे मुक्केबाजी करने, है ना,
उसको उठा पटक इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में इतना पटकता है ना भाई साहब, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बेचारे के, और वो बदल जाता है बोलस से काइन में, बोलस से काइन में चेंज हो जाता है। और ये बोलस एक सलड़ी में पेस्ट, पतले से पेस्ट में, पहले वो गाढ़ा था बहुत, अब एकदम महीन हो गया है, एकदम पतले से पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें ऐसा क्या हुआ है, सिर्फ पटकने से हो गया है क्या, कपड़े धुल रहे हैं क्या, नहीं, कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें सीक्रेट हुई हैं जिसकी वजह से हुआ है। तो चलो उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 चीज़ सीक्रेट होती हैं हमारे स्टोमच में। कौन कौन सी है, डाइजेस्टिव एंजाइम, गैस्ट्रिक एसिड और म्यूकस। म्यूकस तो उसको प्रोटेक्ट करता है HCl गैस्ट्रिक जूस से, पेप्सिन से, नहीं उसके बारे में बात करेंगे। देखो डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या होता है, पेप्सिनोजीन रिलीज होता है, और गैस्ट्रिक जूस में HCl, इसको उतार लेना आप लोग बच्चों। तो डाइजेस्टिव एंजाइम में पेप्सिनोजीन रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस में HCl, पेप्सिनोजीन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। क्यों, क्योंकि पेप्सिनोजीन अकेले कुछ भी कर नहीं सकता, वो इनएक्टिव है, कोई काम का नहीं है, उसमें चाबी नहीं है। ऐसे गाड़ी है जिसकी चाबी खींच ली गई है, चाबी कौन है, HCl है उसकी चाबी। तो जैसे ही HCl, पेप्सिनोजीन मान लो स्टोमच में रिलीज भी हो चुका है तब भी वो कोई काम नहीं करेगा, जैसे ही HCl रिलीज होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पेप्सिन में, और वो फंक्शन करने लगेगा। तो अब स्टोमच में क्या है, पेप्सिन प्लस HCl, और वो फंक्शन क्या करेगा, पार्शियली ब्रेक डाउन द प्रोटीन पेप्सिनोजीन कन्वर्टेड टू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड कन्वर्ट द प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड, है ना, कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड्स अभी ऑब्जर्व नहीं होंगे क्योंकि उनको फर्दर और टूटना है। अभी मान लो ये कि एक चैन में है तो वो क्या हो गया, ऐसा है तो टूटकर ऐसे होगा, अभी ये और टूटेंगे, है ना। तो अभी ये पार्शियली डाइजेस्टेड है, इतनी काम हो गई, है ना। तो ये आप सब चीज़ें समझ गए कि ये चीज़ हो रहा। म्यूकस, देखो बात ये है ना कि अब पेट में HCl निकल रहा है, वो मुर्गी को गला सकता है, चिकन को, मतलब मुर्गी चिकन तो की चीज़ हो गई ना, हाँ इसे कट कर देंगे, ठीक है। तो चिकन कह रहा था ना मैं, चिकन से मज़ा आया ना नॉनवेज वालों को, और वेज वालों का तो क्या घिन ही भर रहा होगा, उनको तो घिन आ रही है, कोई बात नहीं, चलो वेजिटेबल ले लेते हैं। वेजिटेबल को, दूसरे प्रोटीन की चीज़ों को ये गला सकता है, तो भाई खुद अपने आप को ही क्यों नहीं गला लेता है, खुद अपने आप को क्यों नहीं पचा लेता है। स्टोमच भी तो मसल से ही बना है, खुद को ही पचा जाए, खुद को ही डाइजेस्ट कर जाए। देखो खुद को डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस। म्यूकस उसको क्या करता है, ढाल की तरह काम करता है, उसके एक्शन को HCl और पेप्सिन के एक्शन से बचाता है। फिर आप लेकिन आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते हो, खाने का टाइम हो जाता है, जलन सी महसूस होती है ना, वो इसी के एंजाइम के कारण महसूस होती है। नर्व्स क्या होते हैं, नर्व्स को जब चोट पहुंचती है, जब HCl उस पर एक्ट करता है तो नर्व क्या करता है, पेन का सेंसेशन ब्रेन को भेजता है और आपको जलन जलन जैसी महसूस होती है कि भाई खाना खा लो। तो यही बात है। अब मैं बता रहा था इसके बारे में, अब आप स्टोमच के बारे में समझ गए ना। स्टोमच तो साइड में होता है, कुछ लोग क्या कहते हैं, इस पूरे को, एब्डोमेन को ही स्टोमच कह देते हैं। आप भी कहते होगे कहीं, मेरे घर में तो सब मुझे ऐसे ही कहते हैं। और क्या कहते हैं लोग, पेट निकल रहा है, मान लो कोई थोड़ा सा मोटा व्यक्ति है, क्या हो गया, मोटे होने में कोई बुराई तो नहीं है ना। तो मान लो कि आपका पेट ऐसे थोड़ा सा क्या हो गया, बाहर आ गया, तो क्या कहेंगे, पेट बाहर आ रहा है। बताओ भाई, स्टोमच, ये स्टोमच बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया क्या, मर नहीं जाएगा आदमी, बताइए तो। कुछ भी मतलब कुछ भी, हाँ, स्टोमच बाहर नहीं आता है, क्या बाहर आता है, एब्डोमेन बाहर आता है। चलो इसी पे एक जोक सुनाता हूँ। एक बच्चा था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, समझे कि नहीं। तो एक आंटी जा रही थी और एक अंकल जा रहे थे। वो आंटी थी प्रेग्नेंट थी, तो उनके पेट में बेबी होगा, तभी तो प्रेग्नेंट है, गैस थोड़ी होगा, ये भी बात है। तो आंटी क्या थी, प्रेग्नेंट थी और उनके पेट पे बच्चा था, वो तो कॉमन है ना। तो क्या हुआ, बच्चा आया, उसने पूछा, अंकल 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 आंटी के पेट में क्या है, आंटी का पेट क्यों फूला है। नहीं, तो अंकल बोलते हैं क्या, बेटा आंटी के पेट में क्या है, बेबी है, छोटा सा प्यारा सा क्यूटू सा बेबी है। तो बच्चा क्या करता है, आंटी के पेट मारता है एक मुक्का, और क्या कहता है, गंदी आंटी बच्चे को खा गई। बात समझ रहे हो ना। पेट का मतलब कुछ और होता है, पेट में खाना डाइजेस्ट होता है। वैसे बच्चे कहाँ पलते हैं, बच्चे पेट में नहीं पलते हैं, बच्चे कहाँ पड़ते हैं, वॉर्म में, यूट्रस में, वो अलग जगह है, वो अलग चीज़ है, दोनों एक चीज़ नहीं है। बच्चा पेट में नहीं होगा, समझे ना। हाँ, कहाँ गया मिटाने वाला। हाँ, तो आप स्टोमच के बारे में भी समझ गए हो। तो अब बात करते हैं किसकी, भोजन कहाँ जाएगा,
इंटेस्टाइन। अब कभी कभी क्या होता है ना, इसको भी आप समझ लो कि भोजन कभी कभी क्या रिफ्लैक्स भी आ जाता है बाहर। वैसे तो बहुत कम आता है, उल्टियाँ कम आती है, लेकिन रिफ्लैक्स भी कभी कभी बहुत कम आता है, लेकिन वो स्टोमच से आएगा, इंटेस्टाइन से नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं किसकी, इंटेस्टाइन के। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव में इस टॉपिक के, और यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में तो पढ़ना ही है, पर हमें लीवर, पैंक्रियाज, गैल ब्लैडर के बारे में भी यहाँ पे हम एसोसिएटेड ऑर्गन्स के बारे में भी यहाँ पे हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले उनके ही बारे में जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वही पहले आ जाएंगे। अब क्या है, यहाँ पे मैंने स्टोमच ही बनाया, लिखा तो नहीं है पर आपको पता चल रहा होगा स्टोमच। स्टोमच से अब क्या हुआ, काइम बन गया था वहाँ पे, याद है आपको। अब काइम यहाँ से धकेला जाता है किसके द्वारा, स्पिंचर मूवमेंट के द्वारा, ठीक है, स्पिंचर मूवमेंट के द्वारा, लिख लो आप, स्पिंचर मूवमेंट के द्वारा क्या किया था, धकेल दिया जाता है, और फर्दर वहाँ से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही भोजन मतलब काइम यहाँ पे आता है, कहाँ पे, ये पार्ट कौन सा है, देखो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग ढंग से, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में सिंपल डायग्राम में बनाया है। तो अगर ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल होता है। फिर इसका नाम क्यों है, इसका नाम इसके लेंथ पे नहीं है, डायमीटर पे है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है, दैट्स वाई दे आर नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, उसीलिए दे आर नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके लेंथ से नहीं है बल्कि डायमीटर से। तो देखो डेंडोनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इसका सबसे अपर पार्ट होता है, उसके बाद क्या है जेंजिनम, उसके बाद क्या है एलियम। तो एलियम सबसे निचला पार्ट होता है, तो सबसे ऊपर का पार्ट ये जो पार्ट है ये ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आते हैं, शॉर्टेस्ट पार्ट है, और ये जोड़ता किसको है, स्टोमच से इंटेस्टाइन को जोड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो यहाँ पे भोजन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भोजन आने के बाद क्या हुआ, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों यहाँ पे निकलेगा। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से निकलता है, बाइल जूस लीवर से निकलता है। लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लीवर के फंक्शन आपको नहीं पढ़ने होते हैं, मैं जानता हूँ 10th क्लास में, लेकिन क्या है थोड़े थोड़े तो पढ़ने हैं। जैसे ग्लाइकोजन स्टोर करता है ना, 9th क्लास में आपको पढ़ना था इसके बारे में थोड़ा सा, क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ना। तो ये कुछ फंक्शन पढ़ने थे, बाकी आपको आगे फर्दर पढ़ने होंगे। वैसे मैं थोड़ा सा फाउंडेशन के साथ ही बता रहा हूँ, पर लीवर पे हमारा उतना फोकस यहाँ पे है नहीं। तो क्या है कि यहाँ से जब ये आगे जाता है तो गैल ब्लैडर में जो बाइल इकट्ठा है लीवर के द्वारा, वो यहाँ पर पुशअप हो जाता है, इधर से आता है, और पैंक्रियाटिक जूस आता है, और सब इसमें मिल जाता है। अब क्या होता है, देखो वहाँ पे क्या हुआ था, स्टोमच में क्या हुआ था कि HCl ने बैक्टीरिया को मार दिया था, ठीक है ना। HCl एसिडिक था, तो उसने भी कुछ बैक्टीरिया को किल किया था, क्योंकि एसिडिक होने के कारण। अब फिर से क्या होगा, जो यहाँ पे आएगा पैंक्रियाटिक जूस है, वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकता, उसको बेसिक मीडियम चाहिए। तो क्या करेगा, बाइल होता है बेसिक अल्कलाइन, और बाइल क्या करेगा, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। मतलब ये जो काइम आया है उसको वो एसिडिक से अल्कलाइन बना देगा, मतलब बेसिक बना देगा, पहले न्यूट्रलाइज करेगा फिर बेसिक बना देगा। तो फिर बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया भोजन में बच गए हैं, वो पहले तो सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवा से मरे थे, है ना, लाइसोजाइम उसमें निकला था, तो फिर HCl से उनको किल किया गया, और अभी फिर से वो क्या हुआ, यहाँ पे फिर से pH चेंज हो गया, फिर से एसिडिक से बेसिक हो गया। देख रहे हो ना, पहले बेसिक से एसिडिक, फिर एसिडिक से बेसिक। तो बार बार दुनिया बदल रहा है यहाँ पे, और जितनी बार दुनिया बदलेगी उतनी बार बैक्टीरिया मरेंगे। मतलब जो उसमें सर्वाइव कर गया वो आगे मर जाओ, मारने पे जब तुल ही गया तो मार ही देगा, है ना, और उसके बाद उससे ही बच जाएगा। तो इम्यून सिस्टम तो हमारा है ही। तो आप देख रहे हो ना हमारा बॉडी कितने स्तर पे काम करता है। तो यहाँ पे भोजन आया, और यहाँ पैंक्रियाटिक जूस, बाइल वगैरह सारा कुछ इसमें मिल जाता है, और यहीं से डाइजेशन, मेन जो डाइजेशन का प्रोसेस है यही शुरू होता है, और एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है। क्योंकि ड्यूडेनम के बाद कौन सा चीज़ आता है, जेंजिनम। जेंजिनम में मेनली ऑब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, ज़्यादातर ऑब्जॉर्प्शन जेंजिनम में होता है। मतलब यहाँ पर डाइजेशन भी चलता रहता है और ऑब्जॉर्प्शन भी चलता रहता है। तो भोजन के साथ साथ हम लोग पहुँच गए हैं कहाँ, जेंजिनम में। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, डेंजिनम से जब जेंजिनम में जा रहे हैं तो हुआ क्या, जो चीज़ें मिली हैं उसमें क्या क्या है। सबसे पहले बाइल मिला, तो बाइल मिला तो उसने भोजन को क्या किया, एसिडिक से बेसिक किया, आपको पता है। और उसने क्या किया, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे ना, मॉलिक्यूल्स थे ना, उसको तोड़ दिया, इमल्सिफाई कर दिया छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, इमल्सिफिकेशन किया इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। अभी वो फुल्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ। देखो माउथ में सलाइवा ने पार्शियली डाइजेशन किया था किसका, कार्बोहाइड्रेट का। स्टोमच में प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन हुआ था, किसने किया था स्टोमच में, बताओ, पेप्सिन ने, है ना।
और अभी फैट का डाइजेशन हुआ है पार्शियली, किसने किया है? बाइल ने। किसने किया है? बाइल जूस ने इसका डाइजेशन किया है। तो आप देख रहे हो सब का पार्शियली डाइजेशन हो चुका है और अब फुल्ली डाइजेशन की तरफ ये बढ़ेंगे। तो फुल्ली डाइजेशन करना है हमें, तो फुल्ली डाइजेशन किया जाए, है ना। तो फुल डाइजेशन यहाँ पे होगा कैसे? तो पैंक्रियाटिक जूस से, पैंक्रियाटिक एंजाइम अब निकलेगा। पैंक्रियाटिक एंजाइम धमाल मचा देगा बच्चों, धमाल क्या, गर्दिश उड़ा देगा, गर्दा उड़ा दे। बिहार में सुने हो ना, वैसा ही गर्दा यहाँ पे उड़ेगा। पॉपुलर करना है, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो क्या है यहाँ पे? प्रोटीन है। प्रोटीन के लिए क्या निकलता है? पैंक्रियाटिक 3 प्रकार के, ट्रिप्सिन, लिपेज, एमिलेज। ठीक है, एमिलेज पहले भी निकला था। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तोड़ देता है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन से अमीनो एसिड कन्वर्ट होता है, वो ऑब्जर्व हो सकता है ट्रिप्सिन की मदद से। इसको लिख लेना अच्छे से, इसको याद भी करना आप। याद तो हो ही जाएगा, समझ रहे हो इतने अच्छे से? याद क्यों नहीं होगा? याद जरूर से होगा, जरूर से होगा। और फैट, लिपिड जो कि टूट के आया है कहाँ से? बाइल के एक्शन से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका इमल्सिफिकेशन हो गया था और इमल्सिफिकेशन होने के बाद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन गए थे। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा काहे में? फैटी एसिड में। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी नहीं लिखा है, ग्लिसरॉल भी लिख सकते हो आप। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में जो एब्जॉर्ब हो सकता है बॉडी के द्वारा। और यहाँ पे जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट थे, मैल्टोज और बाकी शुगर, वो क्या है में चेंज हो जाएंगे? एमएलएच के एक्शन से सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएंगे। नाम क्या? नाम ग्लूकोज, है ना। जलेबी भाई नहीं, नाम जलेबी भाई। अच्छा, यही सोच रहे हो? जलेबी भाई। सर मैंने तो सोचा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया ना। अब देखो, तो लीवर भी पता चल गया, लीवर ने क्या निकाला, लीवर का क्या काम था, बाइल, पैंक्रियाज भी पता चल गया, ये भी सब कुछ ठीक है भाई, सब बढ़िया है ना, सब चंगा सी। हाँ, तो अब कहाँ आ गए हम? भोजन से आ गए डेंडुनम में। ये सब मिक्स होने के बाद जेंजनम में आ गए। जेंजनम में ऑब्जर्प्शन की प्रक्रिया होगी, डायजेशन भी चलता रहेगा, ऑब्जर्प्शन भी होता रहेगा। तो यहाँ पे जेंजनम ड्यूडेनम से जेंजनम में जब आते हैं तो क्या देखते हैं? विली देखते हैं। ये जो इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है ना, थोड़ा सा स्किन, वो इपिथेलियम पे आप उसको अगर जूम करोगे तो आपको ऐसे ऐसे फिंगर लाइक्स प्रोजेक्शन दिखेंगे। भोजन क्या होता है? सरफेस एरिया इस पर क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण ऑब्जर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप इस पर छोटे छोटे देखो तो माइक्रोविली भी आपको दिखाई देंगे, इस पर भी होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी ऑब्जर्व कर सकता है, इस सब पे होता है। कितना बना हुआ है? तो इससे क्या होता है? सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, भोजन बहुत धीरे धीरे आगे जाता है और अच्छे से ये पच जाता है ना। तो चलता जाएगा, भोजन का सफ़र बहुत लंबा है और लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगा? इलियम में। इलियम में क्या होता है? विटामिन वगैरह ऑब्जर्व हो जाते हैं, जैसे विटामिन B12, और जो बाइल, जो एक्स्ट्रा बाइल बच गया ना, उसको भी ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जिससे उसको फिर से यूज किया जा सके। और क्या, जो चीज़ जेंजनम में ऑब्जर्व नहीं हो पाया वो कहाँ हो जाएगा? बचा हुआ चीज़ इलियम में ऑब्जर्व हो जाएगा। अब भोजन कहाँ पहुँच जाएगा घूमते फिरते? लार्ज इंटेस्टाइन में, लास्ट सफ़र पे। और हम भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट सफ़र पे। शुरू कहाँ से किया था? हम माउथ से शुरू किया था हमने, आपने और हमने, और पहुंच कहाँ गए? अब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गए। कोलोन भी कहते हैं इसको, कोलोन भी लिख लेना आप। तो कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन में घूमता है और यहाँ पे क्या होता है? इसका ऑब्जर्प्शन होता है। किसका ऑब्जर्प्शन होता है? एक्स्ट्रा वाटर का। लार्ज इंटेस्टाइन में किसका ऑब्जर्प्शन होता है? मैंने एक्स्ट्रा वाटर तो लिखा ही नहीं, एक्स्ट्रा वाटर ऑब्जर्प्शन होता है ना। तो एक्स्ट्रा वाटर क्या हो जाते हैं? ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो वो जो काइम है, जो ढीला गीला से एकदम सा था, वो हल्का सा क्या होता है? वो हल्का सा गाढ़ा होने लगता है। और क्या होता है? और भी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व होती है ना। अच्छा, तो क्या होता है यहाँ पे? विटामिन K वगैरह भी ऑब्जर्व हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता है? रेक्टम में पहुंच जाता है और रेक्टम में आके जमा हो जाता है। और जैसे ही नर्व को एहसास होता है, नर्व सेल को, कि भाई ये अच्छा खासा जमा हो गया है, तो क्या होता है? यहाँ पे इसको बाहर निकाल दिया जाता है। स्टूल कहलाता है उस समय, है ना। तो ये बाहर निकल जाता है और फिर ये अपना बंद हो जाता है।
ये चीज़ समझ गए। अच्छा, स्टोमच में भी कुछ ऑब्जर्व होता है क्या? स्टोमच में कुछ चीज़ों का ऑब्जर्वेशन तो होता ही है, तो मैं वहाँ भूल गया था, अभी बता दे रहा हूँ, अभी आप लिख लो। स्टोमच में किस का ऑब्जर्वेशन होता है? तो स्टोमच में ऑब्जर्वेशन होता है आपको जैसे कि कुछ वाटर का ऑब्जर्वेशन हो सकता है। वाटर का ऑब्जर्वेशन कब होगा? जब डिहाइड्रेशन होगा, जब अगर मान लो कोई व्यक्ति डिहाइड्रेट हो गया, पानी की कमी हो गई है, तो स्टोमच में ही पानी, क्योंकि इंटेस्टाइन में जाकर लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा तो समय बहुत लगेगा, तो थोड़ा सा पानी कहाँ ऑब्जर्व हो जाता है? स्टोमच में ही ऑब्जर्व हो जाता है। और क्या ऑब्जर्व होता है स्टोमच में? स्टोमच में और थोड़ा बहुत अल्कोहल, अगर शराब कोई पीता है तो 10 से 20% शराब उसका स्टोमच में ही ऑब्जर्व हो जाता है। उसका कुछ मेडिसिन जैसे एस्प्रिन, सर दर्द की गोली बुखार वगैरह में सर दर्द में ली जाती है, तो वो भी स्टोमच में ऑब्जर्व हो जाता है। उसके अलावा कैफीन, ठीक, कॉफ़ी वगैरह में कैफीन पाई जाती है, तो वो भी स्टोमच में थोड़ा बहुत ऑब्जर्व होता है। तो स्टोमच का काम ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, ऑब्जर्वेशन किसका काम है? आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ भी ऑब्जर्व होती हैं, कुछ चीज़ें तो टंग से भी ऑब्जर्व हो जाती है। जैसे होम्योपैथी की दवाई खाई है, 2 बूंद डालता है ना, तो कहाँ जाता है? टंग में ही से चला जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा बातें थी। तो अब आप ये सब कुछ क्या कर चुके हो? समझ चुके हो। भोजन की यात्रा पूरी हो गई, गया कुछ और निकला कुछ और, है ना। कैसा सुंदर सा भोजन था और निकला क्या, समझ रहे हो ना आप। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया, अगर आपने नोट्स बना लिया, तो आप अच्छे से इसको देखो, पढ़ो। नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार और देख लो, और भी सारे लेक्चर हैं पीछे के, वो सारे देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी तो पढ़ाई करनी है। डायसन पे थोड़ी चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्लास थोड़ी खत्म हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे हमें अच्छा लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता चलता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिए। धन्यवाद।